दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बैलेट संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। एक गांव से दूसरे गांव में फैल रहा है और एफआईआर रूपी एंटीबायोटिक भी इस संक्रमण को फैलने से रोक नहीं पा रही है, क्योंकि ये बैलेट संक्रमण है ही ऐसा जिसे कैलकुलेटर रूपी जो हारमोनिया आप देखते हैं चुनाव के दरमियान, जिसमें बटन दबाने पर पी बजता है और फिर उसके बाद किसी की टी बजती है तो किसी की पी बजती है, तो वो टी और पी के दायरे से बाहर ये बैलेट संक्रमण पूरी तरह से उस कैलकुलेटर रूपी हारमोनियम को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जा रहा है। लेकिन हां, गांव वालों का संकल्प है और गांव वालों का संकल्प जब होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के गांव वालों के अंदर कितनी ताकत है कि महात्मा गांधी को भी इस देश में स्थापित करने में इस देश के ग्राम वासियों ने, गांव वालों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन ये बैलेट संक्रमण है क्या, और बैलेट संक्रमण का अगला प्रसार 6 दिसंबर को ही क्यों हो रहा है, आइए इसे तफसील से जानते हैं कि इस बैलेट संक्रमण ने कैसे दिल्ली से लेकर मुंबई तक हिला दिया है, कैसे इस संक्रमण ने पूरी सत्ता की बुनियाद हिला दी है और पूरी डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को संचालित करने के लिए जो महापर्व होता है उस महापर्व पर सवालिया निशान लगाने वाले लोगों को अपनी तरफ से एक ताकत दे दी है। मामूली संक्रमण नहीं है भाई, यह ऐसा संक्रमण है जिससे कैलकुलेटर रूपी हारमोनियम के सहारे इस देश में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न कराने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में हाल ही में चुनाव हुआ है, हरियाणा में हाल ही में चुनाव हुआ है, झारखंड में हाल ही में चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव। और विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से वो कैलकुलेटर की तरह दिखने वाले मशीन में लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया, उसके बाद आंकड़ों से लोग संतुष्ट नहीं दिखे और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही थी, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के लोगों ने इस पर कोशिश की, लेकिन वहां तो 200 से ऊपर एफआईआर की बातें सामने आ रही है। कर्फ्यू जैसे माहौल में रोक दिया गया। अब अगला कदम महाराष्ट्र के दूसरे इलाके यानी अकोला जिले में उठाया जा रहा है, 2 गांवों में, और ये दोनों गांव हैं, एक तो बालापुर विधानसभा सीट का इलाका है जहां से शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के कैंडिडेट यानी महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को ही जीत मिली है। जिन लोगों ने वो हारमोनियम जैसे दिखने वाले कैलकुलेटर रूपी यंत्र के ऊपर सवाल उठा दिया, अब उन्हीं लोगों ने जहां जीते भी और जीतने वाले को ही शक है उस विधानसभा सीट पर कि आखिर इतने कम वोट कैसे हो गए इस बूथ पर, तो गांव वाले लोगों ने अपना तरीका निकाला और वो तरीका बालापुर विधानसभा सीट है, वहां तुलजापुर गांव है, और इसी तरह इसी इलाके के पातुर तहसील के तहत एक और गांव है बेलतला। तो इन दोनों गांवों में 6 दिसंबर को यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के दिन मॉक पोल का आयोजन किया जाएगा। मॉक पोल का आयोजन किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में जो जानकारी देशोन्नति समाचार पत्र समूह के संपादक, उसके चेयरमैन प्रकाश पोहरे ने दी, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से इस मामले को इंडोर्स कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक 12 बजे से 2 बजे के बीच तुलजापुर गांव में, जी हां, तुलजापुर गांव में 12 बजे से 2 बजे के बीच 2 मत पेटियां रखी जाएंगी। एक के ऊपर महायुति लिखा जाएगा और एक के ऊपर महाविकास आघाड़ी लिखा जाएगा। महायुति वाले बैलेट पर मोदी और फडणवीस की, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस की फोटो लगाई जाएगी, और जिस पर महाविकास आघाड़ी लिखा जाएगा उस पर राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की फोटो लगाई जाएगी। और फिर जो गांव के लोग हैं, जिन लोगों ने वोटिंग की थी, जिन लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया था 20 नवंबर को, उन्हीं लोगों को कहा गया है कि ये लोग आए और ये लोग जो नाम लिख सकते हैं नाम लिखें, जो नाम नहीं लिख सकते हैं अंगूठा लगाएं, आधार नंबर लिखें और मतदाता सूची में उनके नाम कौन से सीरियल नंबर पर है वो लिखें, और फिर वो अपना कागज जिस बक्से में डालना चाहें, महायुति वाले में या महाविकास आघाड़ी वाले में, उसमें डाल दें। ये एक्सरसाइज 12 बजे से 2 बजे के बीच तुलजापुर गांव में होगी। लेकिन बेलतला गांव में एक्सरसाइज 2 बजे से 4 बजे के बीच होगी।
यानी 2 अलग अलग मौके पर एक्सरसाइज की जाएगी एक ही दिन में, और फिर उनको काउंट करके मिलाया जाएगा कि जो आंकड़े 23 नवंबर को सामने आए हैं वो कैलकुलेटर जैसे दिखने वाले हारमोनियम रूपी यंत्र से वो आंकड़े सही है या नहीं है। सबसे पहले इस बैलेट संक्रमण की शुरुआत सोलापुर जिले से हुई। सोलापुर जिले के मारकरवाड़ी गांव से हुई, लेकिन वहां पर सब कुछ ढोल नगाड़े के साथ किया जा रहा था। लेकिन दिक्कत यह थी कि इतना प्रचार हो गया कि उसके बाद जिन लोगों को कलई खुलने का डर था, कहीं उन्हीं लोगों ने तो नहीं पूरा खेल पलट दिया। प्रशासन पहुंचा, प्रशासन ने वहां पर निषेधाज्ञा लागू कर दी, और निषेधाज्ञा लागू करने के बाद कर्फ्यू भी लगा दिया। कर्फ्यू के साथ साथ आप देखें तो और क्या हुआ, लोगों को इजाजत नहीं दी गई इस तरह के मॉक पोल की, इस तरह की एक्सरसाइज की। और अब सुनने में आ रहा है कि 200 के करीब लोगों पर एफआईआर हो गई। यह लोकतंत्र है या एफआईआर तंत्र? यह सवाल एक अलग है कि लोग अपने तरीके से एक्सरसाइज भी ना करें। हम लोग भी जब क्रिकेट खेलते थे अपने गली मोहल्लों में, तो पहली बॉल पर आउट हो जाते थे तो कहते थे नहीं नहीं ये ट्राई बॉल है, इस पे आउट नहीं मानेंगे। तो वो अपने गांव में ट्राई बॉल की तरह कुछ कर रहे हैं, तो भला इसमें किसी को दिक्कत क्या है? ना तो इसमें कुछ असंवैधानिक है, ना तो इसमें कुछ नया है, और ना ही इस तरह की एक्सरसाइज को कहीं भी तरह से किसी भी तरह से गैर कानूनी ठहराया जा सकता है। इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहीं से ये दिखाई नहीं देता। फिर प्रशासन इसे रोक क्यों रहा है? प्रशासन में कौन साह दे रहा है इसे रोकने के लिए? ये ऐसा संक्रमण तो है नहीं जिससे लोगों को नुकसान होता हो। आमतौर पर संक्रमण होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, कुछ टीके इजाद किए जाते हैं, लेकिन ये ऐसा संक्रमण है जिससे गांव वालों को लगता है कि संक्रमण के सहारे ही बड़ी बीमारी का इलाज हो सकता है। बड़ी बीमारी के लिए एक छोटा संक्रमण जरूरी है, ये सोचकर गांव वाले ये सब कर रहे हैं। लेकिन इस संक्रमण ने जो हिलाया है, सत्ता का इकबाल पहले से ही हिला हुआ है, और सत्ता का इकबाल इस रूप में हिला हुआ है कि जिसे डिप्टी सीएम बनना है वो दूसरे डिप्टी सीएम के ऊपर तंज कस रहा है। और सत्ता का इकबाल हिलने के बीच में जिसे सीएम बनना है उसे काउंटिंग के बाद 11 दिनों के बाद औपचारिक रूप से सीएम बनने के लिए कहा जा रहा है, यानी नेता चुना जा रहा है विधायक दल का। उस राज्य की यह हालत है। लेकिन यह सवाल एक राज्य का नहीं है, यह सवाल हरियाणा में भी उठा, यह सवाल लोकसभा चुनाव के दरमियान भी उठा, यह सवाल 2019 में भी उठा, और तो और यह सवाल लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे भाजपा नेताओं ने और दूसरे अलग अलग पार्टी के नेताओं ने 2009 में भी उठाया। कहीं ना कहीं तो सत्ता को रास्ता निकालना था। लेकिन अक्सर डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि जब सरकारें रास्ता निकालने में विफल हो जाती है, जब सरकारें रास्ता निकालने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाना चाहती, तो जनता रास्ता निकाल लेती है। और आज भी हिंदुस्तान के गांव में यह प्रवृत्ति विद्यमान है कि अक्सर इस तरह की परिस्थितियों में वो रास्ता निकाले, भले ही रास्ता किसी संक्रमण से निकलता हो। तो कैलकुलेटर रूपी यंत्र के संक्रमण के मुकाबले के लिए बैलेट वाला संक्रमण यदि गांव गांव में फैल रहा है, तो निश्चित तौर पर सत्ता के पास फिलहाल कोई ऐसे एंटीबायोटिक सिवाय प्रशासन के दिखती नहीं है कि वो उसे रोक सके। लेकिन एक सवाल यहां बड़ा वाजिब उठता है, चलिए महाराष्ट्र में तो कम से कम सरकार उनकी है, प्रशासन पर नकेल उनका है, जो लोग जीते हुए हैं। मान लीजिए ये एक्सरसाइज यदि झारखंड के किसी इलाके में हो जहां प्रशासन की नकेल उनके पास नहीं है, तब क्या होगा? यह एक्सरसाइज किसी दूसरे राज्य में होने लगे तब क्या होगा? वहां कौन सा प्रशासन जाके इस मॉक पोलिंग की व्यवस्था को, बैलेट संक्रमण की व्यवस्था को रोक पाएगा? यह सवाल ऐसा है जिस सवाल के इर्द गिर्द हिंदुस्तान की सियासत का चाल चरित्र और चेहरा, कम से कम जनता लोकतांत्रिक तरीके से जो अभी सत्ता के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है, मशीनी व्यवस्था के दौर में क्रोनिक कैपिटलिज्म के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है, जनता उसे अपने पक्ष में झुकाना चाहती है। और जनता ने जब जब ऐसी कवायद की है वो झुकाने में कामयाब रही है। याद कीजिए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को 13 महीने तक सत्ता ने अपनी हठधर्मिता दिखाने के बाद किसानों के सत्याग्रह के सामने शीश नवाना कबूल किया था, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता था।
याद कीजिए, पोटा को लेकर जितने तरह के दुरुपयोग के मामले आ रहे थे, और 13 मई 2004 की वो तारीख थी जिस दिन लोकसभा चुनाव की काउंटिंग हो रही थी। काउंटिंग में अभी पूरे नतीजे आए भी नहीं थे कि सरकार कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, लेकिन काउंटिंग के ट्रेंड ये जरूर दिखा रहे थे कि पोटा लाने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा रही थी। और जाती हुई सरकार के दौर में सीपीआई के नेता AB वर्धन कैमरे के सामने बड़े ही जुबिलियंट मोड में आकर के कहते हैं, भाड़ में गया विनिवेश मंत्रालय और पोटा कानून खत्म होने जा रहा है। और सचमुच विनिवेश मंत्रालय भाड़ में चला गया था। पोटा कानून भी पहली कैबिनेट बैठक में खत्म कर दिया गया था। तो ये होता है जनता का इकबाल कि जनता जिसे चाह लेती है वही होता है। 77 में भी यही हुआ, 89 में भी यही हुआ, दूसरे मौके पर भी यही हुआ। लेकिन इस बार राजनीतिक बीमारी को राजनीति से अलग गैर राजनीतिक तरीके से जनता खत्म करने पर विचार कर रही है। हालांकि सत्ता में जो भी बैठा होता है इसे बीमारी नहीं मानता, उसे संक्रमण नहीं मानता। सत्ता में बैठे हुए लोग तो बैलेट को ही संक्रमण मानते हैं। इसलिए मैंने भी इसे बैलेट संक्रमण कहा, क्योंकि देश में एक ऐसा माहौल है जिसमें सत्ता की भाषा आपको बोलनी ही पड़ेगी। नहीं बोलेंगे तो खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, तमाम तरह की बातें कही जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि मैंने भी इसे संक्रमण ही मान लेता हूं कि बैलेट संक्रमण है। लेकिन इस संक्रमण के गांव वालों ने जिस संक्रमण को फैलने देने का नायाब रास्ता निकाला है, अगर इस संक्रमण से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उद्धार हो जाता है, पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इस तरह के संक्रमण, इस तरह के प्रतीकात्मक संक्रमण तो समय समय पर आने ही चाहिए। महाराष्ट्र को लेकर सवाल नया नहीं है। महाराष्ट्र को लेकर सवाल इस रूप में भी और पेचीदा हो जाता है कि आखिर डाले गए वोट और गिने गए वोटों के बीच जो बात कही जा रही है कि 5,04,313 वोटों का अंतर है, ये 5,04,313 वोट कहां से आ गए थे? ये किसने डाल दिए थे? ये भूत प्रेत चुड़ैल जिनकी हम कल्पनाओं के रूप में, जिनके अस्तित्व को कुछ लोग हमारे बीच में स्वीकार करते हैं, उन्हीं लोगों ने तो बूथ पर आकर नहीं डाल दिया था। या बचपन में जो शक्तिमान सीरियल में हम लोग देखते थे कि कोई गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओंकारनाथ शास्त्री, वही आकर के तो वोट नहीं डाल दे रहा था इतने सारे। ये था क्या आखिर? किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि 5,04,313 कहां से आए। डाले गए वोट और गिने गए वोटों के बीच ये अंतर कहां से पैदा हुआ? 288 सीटों में बताया जा रहा है कि 8 सीटों पर डाले गए वोटों से गिने गए वोटों की संख्या कम थी। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, जो अलग अलग पोर्टल्स पर जो खबरें हैं मैं उसी को दे रहा हूं। 8 सीटों पर कम थी, जबकि 280 सीटों पर यह संख्या ज्यादा थी। यह अंतर कैसे पैदा हो जा रहा है? यदि हो रहा है तो बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र जैसा राज्य इस देश में प्रगतिशीलता का एक सूचक माना जाता है, एक संकेतक माना जाता है महाराष्ट्र को। उसमें 2014 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2019 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक, यानी 4 साल 7 महीने की अवधि के दरमियान, लगभग 4.5 साल के दरमियान 37 लाख वोटर बढ़े। लेकिन 4 महीने के दरमियान 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच जो 4 महीने का गैप था, आचार संहिता जो 24 की लगी और चुनाव लोकसभा के हुए उसके बीच, इन 4 महीनों के दरमियान 47 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आया। 4.5 साल में 37 लाख नए लोग वोटर बने और 4 महीने में 47 लाख। अगर ये वास्तविकता है तो मेरी सहानुभूति एकनाथ शिंदे के साथ है। एकनाथ शिंदे के साथ सहानुभूति होने का कारण कुछ और भी है। मेरी सहानुभूति इसलिए नहीं कि उनकी कुर्सी जा रही है, वो बीमार पड़ गए, वो गांव चले गए, इसके लिए नहीं है। सहानुभूति इसके लिए है कि जिस दौर में देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही हो, आंकड़े, वृद्धि दर के आंकड़े, विकास दर के आंकड़े धीमे हो रहे हो, उस दौर में 22 लाख नए वोटर 4 महीने के दरमियान आ गए। और उससे भी बड़ी चीज कि 25 लाख नए वोटर और जुड़ गए। स्वाभाविक है कि जो 22 लाख लोग जो नए वोटर यानी 18 साल के हुए इस 4 महीने में वो जुड़े, तो 25 लाख दूसरे राज्यों से आए। इतना रोजगार इस मंदी में तो कम से कम
देने का काम किया होगा एक नाथ शिंदे ने, तभी आए होंगे। और इसके लिए तो उन्हें भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार जो कहे वो मिलना चाहिए, लेकिन इसके बदले उन्हें कुर्सी से हटा दिया जा रहा है। उन्हें उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो 4.5 साल में 37 लाख और 4 महीने में 47 लाख वोटर आ गए। यह दिलचस्प नजारा महाराष्ट्र में ही देखने को मिला। और जब दिलचस्प नजारा इस तरह का देखने को मिलता है तो चुनावी नतीजे भी अप्रत्याशित होते हैं। लेकिन अप्रत्याशित नतीजों के बीच यदि बैलेट संक्रमण आ जाए तो इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? यह सोलापुर जिले की मरकरवाड़ी तहसील से निकलकर यह अकोला जिले के तुलजापुर गांव और इसके साथ साथ बेलतला गांव तक पहुंच गया। अब हो सकता है कि झारखंड के किसी गांव तक पहुंच जाए, हो सकता है ये उत्तर प्रदेश में संभल के किसी गांव तक पहुंच जाए, हो सकता है यह पूर्वोत्तर भारत के किसी गांव तक पहुंच जाए, हो सकता है कि राजस्थान तक पहुंच जाए, हरियाणा तक भी पहुंच जाए। गांव से गांव के लोगों का कनेक्शन बड़ा पुराना है और इस कनेक्शन के दौर में और इस कनेक्शन के लिए किसी मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए किसी इंटरनेट कनेक्शन और वाईफाई की जरूरत नहीं होती है। संक्रमण को कभी वाईफाई की जरूरत नहीं होती, कभी मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती। संक्रमण को फैलने के लिए अपना रास्ता खुद ब खुद बनाना होता है और बिल्कुल इसी तरह यह बैलेट संक्रमण पूरे देश में अपना रास्ता बनाता जा रहा है। तो इस रास्ते पर आगे कौन चलेगा, किस रूप में चलेगा, इस सवाल से बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बैलेट संक्रमण के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा क्यों बढ़ती जा रही है। आमतौर पर लोग संक्रमण के नाम से भागते हैं। अब ये वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, किसी भी तरह का संक्रमण हो, लेकिन यदि संक्रमण आ रहा है तो एक विचित्र प्रवृत्ति यह देखी जा रही है कि इस देश में जिन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, जिन्हें खान मार्केट गैंग कहा जाता है, देश विरोधी तक कुछ लोग कह देते हैं, इन सब लोगों के बीच उसके स्वागत करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है कि संक्रमण का वो स्वागत कर रहे हैं। अरे कितना स्वागत करोगे भाई? स्वागत करते करते तो इस देश में इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की इस देश ने कर ली कि 600 करोड़ वोटर भी हो गए। मैं नहीं कह रहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 6.5 साल पहले दावोस में जाकर कह दिया था कि 600 करोड़ वोटर है। हमारी जनसंख्या अभी 140 करोड़ हुई है, वोटर वो 600 करोड़ बता गए थे। उन्हीं में से कुछ ज्यादा लोगों ने तो आकर शाम में 5 बजे से 6 बजे के बीच में महाराष्ट्र में पोलिंग नहीं कर दी थी। हो सकता है दावोस से आए हों ऐसे वोटर और संक्रमण लेते आए हों, छोड़ के चले गए हों, वही बैलेट संक्रमण के रूप में दिखाई देने लगा है। बैलेट संक्रमण जब गांव-गांव फैल रहा है तो राजीव कुमार के आयोग की हठधर्मिता पर सवाल उठाने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और जब लोकतंत्र में इस तरह के लोगों की तादाद बढ़ती जाए तो डॉक्टर लोहिया की वो उक्ति याद आती है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन यहां सड़कें सूनी है या नहीं है, संसद आवारा है या नहीं है, इससे बड़ा सवाल यह है कि राजीव कुमार के आयोग को सूनी सड़कों का फायदा मिल रहा है या संसद के आवारा होने का फायदा मिल रहा है। यही चिंता बैलेट संक्रमण के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बन रही है। आगे ये बैलेट संक्रमण और बढ़ेगा क्योंकि इसे रोकने का फिलहाल कोई इलाज सरकार के पास दिखता नहीं है। हो सकता है कि महाराष्ट्र में जिन लोगों पर अभी एफआईआर हुई है या जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हो सकती है अकोला जिले में, तुलजापुर और बेलतला गांव में, हो सकता है प्रकाश पोहरे के ऊपर भी हो जाए। लेकिन इस तरह के संक्रमण के बढ़ने की गुंजाइश एफआईआर बढ़ने के बाद बढ़ती रहेगी। यह भी हो सकता है कि उन पर मकोका लगा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज लगाई जा सकती है, कोई भी चीज। आखिर इस देश ने यह भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में एक सरकार ने राजा भैया पर पोटा लगा दिया था, तमिलनाडु की एक सरकार ने वाइको पर पोटा लगा दिया था, तो प्रकाश पोहरे पर मकोका लग जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आने वाले वक्त में किसी पोटा और किसी मकोका और किसी एफआईआर से बैलेट संक्रमण रुक जाएगा और बैलेट संक्रमण के प्रसार को बढ़ावा देने वाले लोगों की तादाद कम हो जाएगी। लगता तो नहीं है, लेकिन अमृतकाल है। अमृतकाल में हो सकता है कि जिस तरह से कोरोना के दरमियान एक बात कही जा रही थी, एक टूल किट आ रही थी कि गोबर से नहा लो, वैक्सीन नहीं जिन लोगों को मिल रहा है
कहा जा रहा था कि 2 बाल्टी गोबर लेकर के ऊपर से पटा दो उसके देह पर, उसके शरीर पर, कोरोना भाग जाएगा। और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे लोग। उसी तरह से कोई नया इस संक्रमण को रोकने का नया फॉर्मूला इजाद कर लिया जाए। लेकिन अब चूंकि सिस्टम ही गोबर में दिखाई दे रहा है, तो गोबर से निकलने के लिए जो संक्रमण आया है, निश्चित तौर पर वो गोबर से उस संक्रमण का इलाज नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग डार्क चॉकलेट से भी कोरोना भगा रहे थे, लेकिन जब सिस्टम ही डार्क में है तो बैलेट संक्रमण का इलाज डार्क चॉकलेट कहां कर पाएगा। अब डार्क चॉकलेट हो, डार्क चॉकलेट नहीं हो तो अपने घर में अंधेरा करके किसी भी चॉकलेट को लेकर डार्क मान लिया जाए। गोबर ना हो तो उसकी जगह क्या हो, इस बारे में तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं गोबर एक्सपर्ट नहीं हूं, और ना ही मैं बैलेट संक्रमण से निपटने का एक्सपर्ट हूं, ना ही जिस मशीनी व्यवस्था के खिलाफ बैलेट संक्रमण आ रहा है, उस मशीनी व्यवस्था के लिए भी मैं कोई एक्सपर्ट हूं, ऐसी बात नहीं है। खबरें जो आ रही है वो साफ दिखाया जा रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि ये बैलेट संक्रमण बढ़ रहा है, और इसका बढ़ता हुआ संक्रमण बहुतों की नींद उड़ा रहा है, बहुतों की सत्ता की बुनियाद हिला रहा है। और इसीलिए शपथ ग्रहण के पहले ही महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि तंज कसने का दौर चल रहा है, कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो सुबह में भी शपथ ले लेते हैं, दोपहर में भी, शाम में भी, और जिनको शपथ लेनी है वो कह रहे हैं कि उनका पता नहीं, मेरा तो पता है कि शपथ लेनी है। अब शपथ कैसे लेनी है, किनके भरोसे लेनी है? जिनके भरोसे लेनी है वो बैलेट संक्रमण को प्रमोट कर रहे हैं। तो देखते जाइए ये प्रमोशन कहां तक रुकता है। आखिर जब देश के प्रधानमंत्री फिल्म का प्रमोशन कर सकते हैं, तो क्या गांव के लोग बैलेट संक्रमण का प्रमोशन नहीं कर सकते? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।